कल की क्लास में हमने ये पढ़ा था कि पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, और ये रूडोल्फ विर्चो ने ये बात बताई थी कि जो पुरानी कोशिकाएं उनसे धीरे धीरे नई कोशिकाओं का निर्माण करता है, और जो पुरानी कोशिकाएं उनको मात्र कोशिका और नई कोशिकाओं को संतति कोशिका कहते हैं। और उसके बाद में हमने कोशिका चक्र पढ़ा था कि पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, फिर नई से और नई का निर्माण होता है, इसको बोलते हैं कोशिका चक्र। कोशिका चक्र में तीन चीजें पढ़ी थी हमने। एक तो इंटरफेज अवस्था पढ़ी थी, जिसको तैयारी की अवस्था कहा था हमने, जिसमें जीवन, एस और G2 अवस्था पढ़ी थी, जिसमें विभिन्न प्रकार के पदार्थों का क्या होता है, संश्लेषण किया जाता है। इंटरफेज अवस्था के बाद में हमने ये देखा था कि उसके बाद में इंटरफेज अवस्था के बारे में एम फेज होती है वो, ठीक है, एम फेज बोलते हैं, विभाजन अवस्था बोलते हैं। सॉरी, उस वीडियो में शायद मैंने मेटाफेज बोल दिया था। उसका एम फेज विभाजन अवस्था होगा, मेटाफेज तो वो केंद्र का विभाजन है, वहां होगा। तो सबसे पहले हमने इंटरफेज पढ़ ली, उसके बाद में एम फेज पढ़ी थी। एम फेज के अंदर हमने ये पढ़ा था कि जो विभाजन अवस्था होती है उसमें दो तरीके से विभाजन होते हैं, एक केंद्र का विभाजन होता है, एक कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। उसके बाद हमने सबसे पहले समसूत्री विभाजन के बारे में देखा था कि समसूत्री विभाजन के अंदर क्या होता है। समसूत्री विभाजन के अंदर मैंने ये बताया था कि जो मात्र कोशिका है उनके अंदर जो गुणसूत्रों की संख्या होती है उतनी संतति कोशिकाओं के अंदर गुणसूत्रों की संख्या होती है, समान होती है। और जो मात्र कोशिका है दोस्तों, उससे दो संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। और समसूत्री विभाजन अपने कायिक कोशिकाओं के अंदर होता है। और समसूत्री विभाजन में वही होगा जो कोशिका चक्र में होता है। पहले इंटरफेज अवस्था आएगी, उसके बाद में एम फेज अवस्था आएगी। एम फेज के अंदर सबसे पहले केंद्र का विभाजन होगा, जिसके अंदर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, चार अवस्थाओं के बारे में बढ़िया तरीके से पढ़ाया हमने, ठीक है। और वो अगर आप बढ़िया तरीके से पढ़ लेते हो तो अर्धसूत्री विभाजन समझने में कहीं दिक्कत नहीं आएगी, अगर वो आपके विभाजन, केंद्र का विभाजन आपके समझ में आ गया है तो। उसके बाद में हमने कोशिका द्रव्य का विभाजन की दो विधियां पढ़ी थी, एक तो विदलन पढ़ी थी, एक कोशिका पट्टिका विधि पढ़ी थी। कोशिका पट्टिका विधि पादप के अंदर होती है, और जो विदलन होती है वो जंतुओं के अंदर होती है। वो खांच का निर्माण करती है, वो एक पट्टिका का निर्माण करती है, तो वृद्धि की ओर बढ़ती जाती है। उनके बारे में देख लिया था। आज पढ़ेंगे हम अर्धसूत्री विभाजन के संबंधित कि अर्धसूत्री विभाजन होता क्या है, और उसके संबंधित जो कुछ और पॉइंट है वो हम देख। अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन नाम से स्पष्ट हो रहा है अभी। इसका अध्ययन की बात करते हैं, अध्ययन की बात करते हैं। इसका अध्ययन स्टार्स वर्ग ने किया। स्टार्स वर्ग, स्टार्स वर्ग ने इसका अध्ययन किया था, अर्धसूत्री विभाजन का। और अर्धसूत्री जो विभाजन है, इसका जो नाम दिया था दोस्तों, नाम दिया था वो फार्मर और मूरे ने दिया था। फार्मर और मूरे ने दिया था फार्मर और मूरे ने। फार्मर व मूरे ने दिया था। अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन के बारे में एक एक लाइन बढ़िया तरीके से बुक से पढ़ी थी। उसके बाद में अर्धसूत्री विभाजन देखो, अर्धसूत्री विभाजन के अंदर क्या होगा, मात्र कोशिका होगी दोस्तों, मात्र कोशिका होगी। अरे गलती होती है लिखने, मात्र कोशिका होगी, मात्र कोशिका। मात्र कोशिका से किसका निर्माण होगा, संतति कोशिका का निर्माण होगा, संतति कोशिका का निर्माण होगा, संतति कोशिका का निर्माण होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, मात्र कोशिका के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं ना, उनसे आधे गुणसूत्र मिलेंगे आपको संतति कोशिका के अंदर। और एक मात्र कोशिका, एक जनक कोशिका से चार संतति कोशिकाओं का निर्माण होगा, ध्यान। और ये जो अर्धसूत्री विभाजन होता है ना, ये लैंगिक कोशिकाओं के अंदर होता है। हमने दो तरीके की कोशिका पढ़ी थी पिछले वीडियो में, लैंगिक कोशिका, लैंगिक कोशिकाओं में ये देखने को मिलता है भी, लैंगिक कोशिकाओं में देखने को मिलता है। लिंग का निर्धारण जो करता है वो अर्धसूत्री विभाजन ही करता है, ठीक है। और अर्धसूत्री विभाजन के संबंधित मैं बता देता हूं, जैसे देखो वही होगा भी अर्धसूत्री विभाजन के अंदर। सबसे पहले कोशिका चक्र के अंदर क्या पढ़ा था हमने, सबसे पहले अर्धसूत्री विभाजन के अंदर क्या होगा, सबसे पहले तो इंटरफेज अवस्था आएगी, कोशिका तैयार होगी भी, परिपूर्ण होगी, जिसको तैयार की अवस्था कहते हैं, जिसके अंदर वही जीवन, एस और G2 अवस्था आएगी। उसके बाद में आएगी एम फेज, विभाजन अवस्था आएगी। विभाजन अवस्था में सबसे पहले केंद्र का विभाजन होगा, उसके बाद में किसका विभाजन होगा, कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। तो इसमें मैं बता देता हूं, सबसे पहले ये एक कोशिका होगी, तंत्री कोशिका। इससे कितनी कोशिकाओं का निर्माण होगा भी, सबसे पहले केंद्र का विभाजन होगा, कोशिका द्रव्य का
विभाजन होगा, ठीक है, सारी व्यवस्था के बाद इसमें कितनी कोशिका बनेगी, 2 कोशिका। और ये जो कोशिका होगी, ये कोशिका होगी, ये 2n द्विगुणित कोशिका होगी। क्या होगी, द्विगुणित कोशिका, द्विगुणित। इनके अंदर जो गुणसूत्र होंगे ना वो पूरे होंगे भी, 43 गुणसूत्र होंगे, ठीक है। इस कोशिका को बोलेंगे द्विगुणित कोशिका। तो ध्यान रखना जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वो द्विगुणित कोशिका के अंदर होता है। और इस द्विगुणित कोशिका है ना 2n गुणसूत्र, 2n का मतलब होगा पूरे 46 गुणसूत्र। इसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होगा तो सबसे पहले एक ये बन जाएगी और दूसरी ये बन जाएगी। इनके अंदर जो गुणसूत्र होंगे वो n होंगे। इनको बोलते हैं अगुणित। अगुणित ये प्रश्न पूछा हुआ है, ध्यान रखना। अगुणित ये होता है अगुणित जो कोशिका होती है ना, अगुणित संतति कोशिका। पूछा जाता है कि अर्धसूत्री विभाजन में, अर्धसूत्री विभाजन में जो एक कोशिका से जो संतति कोशिका बनती है वो द्विगुणित होती है, अगुणित होती है, ठीक है। अगुणित होती है, ये अगुणित होती है, ये भी अगुणित होगी, इसमें भी n गुणसूत्र होंगे। अब आगे जाकर क्या होगा, यहाँ 2 का निर्माण हो गया, अब ये आगे जाकर 2, ये फर्स्ट और सेकंड, ये फिर अर्धसूत्री विभाजन 2 होगा। 2 बार होता है अर्धसूत्री विभाजन। इससे एक और कोशिका और एक और कोशिका बन जाएगी और इससे वही एक और कोशिका और एक और कोशिका मिल जाएगी। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन में, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और सेकंड 2 होता है। अर्धसूत्री विभाजन में द्विगुणित कोशिका से, एक द्विगुणित कोशिका से 4 अगुणित कोशिकाओं का क्या होता है, निर्माण होता है। ये ध्यान, जैसे अंडाणु और शुक्राणु होते हैं ना, अंडाणु और शुक्राणु युग्मज होते हैं, युग्मक होते हैं, युग्मक होते हैं। युग्मक से जो युग्मक होते हैं शुक्राणु और अंडाणु होते हैं, युग्मक बोलते हैं जिसको, शुक्राणु और अंडाणु होते हैं वो युग्मक होते हैं। शुक्राणु और अंडाणु, उनमें वो ध्यान रखना शुक्राणु और अंडाणु दोनों क्या होते हैं, होते हैं अगुणित। क्या होते हैं, अगुणित होते हैं। क्या होता है कि शुक्राणु और अंडाणु, आपको निषेचन बताया था ना मैंने, शुक्राणु प्लस अंडाणु, ये क्या होते हैं, एन एन अगुणित होते हैं दोनों के दोनों, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन के कारण क्या होते हैं, अगुणित होते हैं। इनसे क्या बनता है, निषेचन होता है, निषेचन। निषेचन द्वारा क्या बनता है बच्चों, निषेचन द्वारा युग्मनज का निर्माण होता है, युग्मनज। ये जायगोट का निर्माण होता है, ये जायगोट होता है, ये द्विगुणित होता है। ये क्या होता है, द्विगुणित होता है, मतलब इसके अंदर 46 गुणसूत्र। फिर इस युग्मनज के अंदर समसूत्री विभाजन होगा, बार बार समसूत्री विभाजन होगा तो ये युग्मनज भ्रूण में विकसित हो जाएगा। किस में विकसित हो जाएगा, भ्रूण में विकसित हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना कि जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वो द्विगुणित कोशिका के अंदर होता है, और इस द्विगुणित कोशिका के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होगा तो उससे 4 अगुणित संतति कोशिकाओं का निर्माण होगा। ये अर्धसूत्री विभाजन के संबंधित है। इसके बाद में मैं आपको थोड़ी पीडीएफ दिखा देता हूँ अर्धसूत्री विभाजन की। ये देखो पिछली क्लास में हम पढ़ के आए थे, ये के बारे में मैंने बताया था आपको, ये पढ़ के आए थे, ठीक है, विदलन वगैरह। तो अब हम देखते हैं अर्धसूत्री विभाजन के, समसूत्री विभाजन के संबंधित हम वाली क्लास में पढ़ चुके हैं। अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं दोस्तों, मियोसिस बोलते हैं, तो बोलते हैं मियोसिस। इसका जो अध्ययन किया था वो स्ट्रासबर्ग ने किया था, और इसका जो नाम दिया था ना वो फार्मर और मूरे ने दिया। क्या था, फार्मर और मूरे ने दिया। अर्धसूत्री विभाजन लैंगिक जनन के समय, किसके समय भी लैंगिक जनन होता है ना, मनुष्य के अंदर क्या होता है, लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन के समय द्विगुणित जनन कोशिकाओं में होता है। ये ध्यान रखना, मैंने बता दिया अर्धसूत्री विभाजन लैंगिक जनन के समय द्विगुणित जनन कोशिकाओं के अंदर होता है, जिसके फलस्वरूप अगुणित युग्मक बनते हैं। उसके फलस्वरूप क्या बनते हैं, अगुणित युग्मक बनते हैं। ध्यान रखना, अगुणित युग्मक बनते हैं। और इस विभाजन के फलस्वरूप बनी संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका की तुलना में क्या होती है, आधी होती है। अर्धसूत्री विभाजन का मतलब है गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। एकमात्र कोशिका से 4 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है, और इससे अगुणित युग्मक का निर्माण होता है द्विगुणित जनन कोशिकाओं, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं कि एक द्विगुणित जनन जो कोशिका होती है उनसे 4 अगुणित संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है, या युग्मक का निर्माण होता है, अंडाणु और शुक्राणु। हम ये कह सकते हैं कि जो लैंगिक जनन होता है उसमें अंडाणु और शुक्राणु जो युग्मक होते हैं ना, उनका निर्माण किससे होता है, अर्धसूत्री विभाजन से होता है, ठीक है। वो क्या होते हैं, अगुणित होते हैं। और जो युग्मनज बनता है ना उनसे निषेचन द्वारा, वो क्या होता है, द्विगुणित होता है। ये प्रश्न रिट 2018 की भर्ती में पूछा गया था कि जो जायगोट होता है वो अगुणित होता है या द्विगुणित होता है। वो द्विगुणित होता है, और शुक्राणु और अंडाणु होते हैं ना
वो अगुणित होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं अर्धसूत्री विभाजन के चरण। अर्धसूत्री विभाजन 2 चरणों से होकर गुजरता है। इस विभाजन में कोशिका 2 बार विभाजित होती है। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और सेकंड, ध्यान रखना। इसमें एक द्विगुणित जनन कोशिका से 4 अगुणित संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है, ये मैंने आपको बता दिया है अभी, ठीक है। अब अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के अंदर क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के अंदर सबसे पहले इसके अंदर वही होगा भी, क्या होगा? सबसे पहले इंटरफेज अवस्था आएगी, कोशिका तैयार होगी। उसके बाद में केंद्र का विभाजन होगा और कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। इंटरफेज तो सेम वही रहेगी जो हमने पढ़ा था, वही इस तरीके से। पर ये जो है ना, कि जो प्रोफेज अवस्था, जो केंद्र का विभाजन पढ़ेंगे उनके अंदर वहां 4 अवस्था पढ़ी थी केंद्र का विभाजन, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो जैसा ही है इसके अंदर फिर भी कुछ भिन्न है, क्योंकि जो सबसे बड़ी अवस्था होती है अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के अंदर हम बात करते हैं केंद्र के विभाजन की, तो प्रोफेज फर्स्ट अवस्था होती है, ठीक है। प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज सेकंड, प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट। ये अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के अंदर पढ़ेंगे। अर्धसूत्री विभाजन सेकंड के अंदर प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड। ये केंद्र के संबंधी देख रहे हैं हम। चलो, तो इंटरफेस तो वही होगी सेम, उसके बाद में चर्चा करते हैं कि केंद्र के संबंधित क्या होगी। और मिटा लेते हैं, ये जब जूम करता हूँ ना इस पीडीएफ को तो पीछे वाले आते हैं भी। एक मिनट, अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट। इस विभाजन में समसूत्री विभाजन की भांति कोशिका विभाजन से पूर्व अंतरावस्था होती है, ये मैंने बता दिया, जैसे समसूत्री विभाजन की तरह होती है। अंतरावस्था इंटरफेज में कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक पदार्थों का संश्लेषण होता है। उसके बाद कोशिका विभाजन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है ना। पहले संश्लेषण होता है, उसके बाद में कोशिका विभाजन या अहम फेज शुरू होता है। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट में जनक कोशिका की विभाजन से 2 कोशिकाएं बनती हैं, ध्यान रखना। समसूत्री विभाजन में भी 1 कोशिका से 2 कोशिका बनी थी। उसी तरीके से अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट में यही होगा कि 1 कोशिका से 2 कोशिका बनेगी। फिर अर्धसूत्री विभाजन में आगे जाकर उनकी 2-2 और बनेगी। तो कुल मिलाकर अर्धसूत्री विभाजन में एकमात्र कोशिका से 4 समसूत्री कोशिकाओं का क्या होता है? निर्माण होता है। बनने वाली कोशिकाएं के गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका की आधी होगी, इसलिए इसे न्यूनकारी विभाजन भी कहा जाता है। आपसे ये पूछ लिया जाए कि न्यूनकारी विभाजन किसे कहा जाता है, तो आप ये कहोगे न्यूनकारी जो विभाजन है ना दोस्तों, वो कहा जाता है अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट को कहा जाता है, क्योंकि इसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? आधी होती है। इस विभाजन की निम्न परावस्था है। इस विभाजन की निम्न परावस्था है, सबसे पहले इंटरफेज आ गई। अब ये केंद्र की विभाजन की परावस्था है, किसकी? केंद्र के विभाजन की, केंद्र के विभाजन की, यही पढ़ के आए हम। सबसे पहले प्रोफेज फर्स्ट, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट पढ़ रहे हैं तो यहाँ प्रोफेज फर्स्ट लगा देते हैं। वही अवस्थाएं सेम, तो इसमें थोड़ा सा अलग होगा भी, वो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि उसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? आधी होती है। तो प्रोफेज फर्स्ट सबसे बड़ी अवस्था होती है अर्धसूत्री विभाजन की, वो होती है प्रोफेज फर्स्ट अवस्था होती है। समसूत्री विभाजन की पूर्व अवस्था की तुलना में यह प्रावस्था लंबी अवधि की व जटिल घटनाओं वाली होती है, बहुत लंबी होती है। इसके अंदर 4 उपरावस्था भी इसके अंदर बांटी गई है, भी ध्यान रखना। पूर्वावस्था प्रथम में समसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था के समान गुणसूत्रों का क्या होता है? संघनन होता है। गुणसूत्रों का क्या होता है? प्रोफेज अवस्था वहां पड़ी थी समसूत्री के अंदर, उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था? उसमें जो जो क्रोमेटिन होते हैं ना, धागेनुमा संरचना होती है, उसको क्रोमेटिन कहते हैं। वो संघनित होकर क्या बना लेते हैं? गुणसूत्र का रूप ले लेते हैं। संघनित होता है और तारककाय का विभाजन होता है। यहाँ क्या होता है? तारककाय का विभाजन होता है। वहां भी तारककाय का विभाजन पढ़ा था हमने, पर तारककाय का जो प्रतिकृति होती है ना, डबल तारककाय बनना, मतलब एक तारककाय से 2 तरीके से तारक केंद्र बनना, वो ध्यान रखना। एस संश्लेषित जो अवस्था पड़ी थी वो इंटरफेज के अंदर एस फेज पड़ा था, उसके अंदर भी होता है। और प्रोफेज के अंदर वहां भी पढ़ा कि तारककाय का क्या होता है? विभाजन होता है। तो यहाँ भी ध्यान रखना, वही तारककाय का विभाजन होता है और 2 तारक केंद्र बन जाते हैं, ठीक है। केंद्रिक व केंद्रक झिल्ली का लुप्त होना आदि घटनाएं होती हैं इसके अंदर, वही होती है सेम प्रोफेज के अंदर वहां पड़ी थी कि केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। इन घटना के अंतरिक्ष समान जीन रखने वाले
समजात गुणसूत्रों के क्रोमेटिड आपस में कुंडलित हो जाते हैं, जिसे क्रोमेटिड के भागों का आपस में आदान प्रदान हो जाता है। इस घटना को जीन विनिमय कहते हैं, भी क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। ध्यान रखना, ये प्रश्न बहुत बार परीक्षा में आता है कि जो जीन विनिमय होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, वो किस अवस्था में होता है? वो प्रोफेज फेस्ट अवस्था में होता है और पेक्टिन अवस्था में होता है। उनकी अलग जो अवस्था है ना, वो आगे देखेंगे हम। ठीक है, तो जीन विनिमय की घटना प्रोफेज फेस्ट अवस्था में, उसमें क्या होता है कि जो गुणसूत्र होते हैं ना, मैं समझाऊंगा आपको, उसके जो क्रोमेटिड होते हैं ना, अर्ध गुणसूत्र होते हैं, वो आपस में इस तरीके से जीनों का क्या हो जाता है? विनिमय हो जाता है। ठीक है, और इस जीन विनिमय के कारण ध्यान रखना, जो माता पिता से जो संतान उत्पन्न होता है, जीन विनिमय होता है, जीन विनिमय के कारण ही जो संतान है ना, वो माता पिता से कुछ टक्कर होती है। सारे पूरे के पूरे लक्षण है ना, वो माता पिता के लक्षण संतान के अंदर नहीं आते, विभिन्नताएं पाई जाती है इस जीन विनिमय के कारण। ध्यान रखना, जीन का क्या होता है? विनिमय होता है। ये आगे बढ़िया तरीके से समझाऊंगा मैं, प्रोफेज अवस्था को देखना आप। जीन विनिमय की घटना के फलस्वरूप क्रोमेटिड्स का मतलब होता है अर्ध गुणसूत्र, ये पूरा गुणसूत्र होता है, इसमें ये जो आधा गुणसूत्र होता है ना, ये क्रोमेटिड्स में जीनों के नए समूह बन जाते हैं। पूर्वावस्था प्रथम में समजात गुणसूत्रों में होने वाले क्या होते हैं? समजात गुणसूत्र होते हैं। अब बात करते हैं समजात गुणसूत्र क्या होते हैं, मैं बता देता हूं। समजात गुणसूत्र क्या होता है? समजात गुणसूत्र होते हैं एक पिता का गुणसूत्र और एक क्या, एक पिता का गुणसूत्र और एक माता का गुणसूत्र, वो आपस में आकर्षित होते हैं। इन दोनों गुणसूत्रों को आपस में क्या कहा जाता है? समजात गुणसूत्र कहा जाता है। ध्यान रखना, इनके बारे में भी देखेंगे। समजात गुणसूत्रों में होने वाले जीन विनिमय के कारण अगली पीढ़ी में लक्षणों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है भी। अर्धसूत्री विभाजन के कारण, अर्धसूत्री विभाजन में प्रोफेज फेस्ट अवस्था में जीन विनिमय होता है, उसके कारण जो आगे आने वाली पीढ़ी होती है उनमें क्या होती है? विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। ध्यान रखना, तो प्रोफेज अवस्था को कितने भागों में विभाजित, देखिए ये बढ़िया तरीके से समझा दूंगा मैं, ये चीजें समझ में आ जाएगी आपकी। जो प्रोफेज अवस्था होती है ना, उनको 5 उप प्रावस्थाओं में विभाजित किया गया है प्रोफेज फेस्ट को, क्योंकि ये जो प्रोफेज फेस्ट अर्धसूत्री विभाजन के अंदर होती है, ये सबसे जटिल और सबसे लंबा समय लगता है। इसमें सबसे लंबी अवस्था पूछा जाए आपको अर्धसूत्री विभाजन के अंदर, तो प्रोफेज फेस्ट अवस्था सबसे लंबी अवस्था मानी जाती है। उसके अंदर होता क्या है, वो एक एक चीज बढ़िया तरीके से देखो भी। इसके अंदर ये अवस्था होती है 5 जो उप प्रावस्था होती है, उसको याद कैसे रखोगे? लता जरा पानी दे दे, लता जरा पानी दे दे, ट्रिक याद कर लेना भी। लता जरा, ये ट्रिक है, ये ट्रिक याद कर लेना। लता जरा पानी दे दे। ले का अर्थ होता है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेक्टीन। डे का अर्थ होता है डिप्लोटीन और डाइकाइनोसिस, डाइकाइनेसिस। ये 5 अवस्था, लता जरा पानी दे दे, इससे ये 5 नाम याद हो। ये प्रोफेज फेस्ट अवस्था की 5 अवस्थाएं, जो कि आरबीएससी की बुक के अंदर ये अलग अलग नहीं दे रखी, फिर भी यहाँ से कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो मैंने आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेक्टीन और ये डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, ये अवस्थाएं होती क्या है और इनके अंदर होता क्या है। संपूर्ण रूप से तो हमने पढ़ लिया। प्रोफेज जो फेस्ट अवस्था होती है वो समसूत्री विभाजन के अंदर होती है ना, प्रोफेज फेस्ट उस जैसी होती है। उसके अंदर जीन विनिमय नहीं होता, यहाँ जीन विनिमय होता है। ठीक है, और इसके अंदर, उसके अंदर केंद्रक और जो केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका विलुप्त होते हैं और कुछ और कोशिकांग विलुप्त होते हैं, वही सेम इसके अंदर होते हैं। और इसकी जो 5 जो उप अवस्था है उनके बारे में देखेंगे कि इनके बारे में क्या क्या है। तो सबसे पहले जो 1 नंबर जो आती है वो आती है लेप्टोटीन। प्रोफेज फेस्ट की जो पहली अवस्था होती है वो आती है लेप्टोटीन। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं। इसके अंदर ये बाहर जो ये कोशिका हो गई और कोशिका के अंदर क्या हो गया, ये केंद्रक हो गया और केंद्रक के अंदर ये क्या हो गई, केंद्रिका हो गई। ये केंद्रिका हो गई और ये 4 गुणसूत्र लिए मैंने, जिसमें 2 मैंने 2 पुरुष के लिए और 2 महिला के लिए। ठीक है, मनुष्य के अंदर जो अर्धसूत्री विभाजन होता है ना, उसमें मैंने 2 पुरुष के लिए गुणसूत्र और 2 महिला के लिए। गुणसूत्र तो पूरे 46 होते हैं, पर मैंने केवल 4 ही गुणसूत्र लिए। इससे मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको। इसमें ये 2 पुरुष के हो गए और 2 क्या हो गए, महिला के हो गए। चलो ठीक है, सबसे पहले इस प्रोफेज फेस्ट के अंदर जो लेप्टोटीन होता है ना, उसके अंदर क्या होते हैं, गुणसूत्र लंबे होते हैं और पतले होते हैं, लंबे और पतले होते हैं।
आकर्षण कम होता है, आपस में ये आकर्षित कम करते हैं। आकर्षित तो वहां करेंगे जहां जीन विनिमय होगा पेक्टिन की अवस्था में, वहां करें क्या करेंगे, ये आकर्षित करेंगे। और क्रोमेटिन पदार्थ संघनित होकर गुणसूत्र का रूप ले लेता है, ध्यान रखना। जो क्रोमेटिन पदार्थ होता है ना दोस्तों, वो संघनित होकर गुणसूत्र का रूप किस अवस्था में ले लेता है, लेप्टोटीन अवस्था में। ये आपको दिखाई दे रहे हैं ना, क्रोमेटिन जो धागेनुमा संरचना है वो क्या हो जाती है, वो संघनित होकर क्या किसका रूप ले लेते हैं, क्रोमेटिन गुणसूत्र का रूप ले लेते हैं। और इसमें गुणसूत्र होता है ना, वो मोनोवेलेंट होता है। मोनोवेलेंट का मतलब एक ही दिखाई दे रहा है ना आपको, ये देखो मोनोवेलेंट। ठीक है, आगे पढ़ेंगे बाईवेलेंट, टेट्रावेलेंट। ठीक है, तो ये मोनोवेलेंट के रूप में यहाँ गुणसूत्र होते हैं। ये लेप्टोटीन अवस्था में पतला होते हैं, लंबा होते हैं। आकर्षण क्या होता है इनमें, आपस में कम होता है। क्रोमेटिन पदार्थ संघनित होकर गुणसूत्र का रूप ले लेते हैं। आपको ये पूछ लिया जाए कि क्रोमेटिन पदार्थ संघनित होकर गुणसूत्र का रूप प्रोफेज फेस्ट अवस्था में किस अवस्था में लेते हैं, तो आप ये कह सकते हो लेप्टोटीन के अंदर लेते हैं। चलो, लता को पढ़ लिया, जरा को पढ़ लेते हैं जाइगोटीन। इसके अंदर क्या होता है अभी जाइगोटीन, इसके अंदर क्या होता है, जो गुणसूत्र होते हैं ना, ये गुणसूत्र वो बाईवेलेंट के रूप में हो जाते हैं, इस अवस्था में आ जाते हैं। ठीक है, बाईवेलेंट के रूप में, ये देखो तो वो अलग अलग हो गए ना, इसको बाईवेलेंट बोलते हैं। बाईवेलेंट के रूप में हो जाते हैं गुणसूत्र। ठीक है, केंद्र के चारों ओर, केंद्र झिल्ली यहाँ तक विलुप्त नहीं होती, लास्ट में जाके होती है, ये जो केंद्रिका है। ठीक है, इसमें क्या होता है, गुणसूत्र छोटे और मोटे हो जाते हैं। चलो ठीक है, आकर्षण उसकी तुलना में थोड़ा अधिक हो जाता है। आपस में क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, पास पास आ जाते हैं। और पास पास किसके आएंगे भी, आकर्षित कौन करेगा भी, एक पुरुष का और एक महिला का, वो दोनों आपस में क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। जैसे ये देखो, पुरुष के पास एक महिला का आ गया और इधर पुरुष के पास महिला का आ गया, इसमें क्या हो गया, आकर्षण क्या हो गया, अधिक हो गया, उसकी तुलना में आकर्षित हो गई। समजात गुणसूत्र जोड़ा बना लेते हैं, ये ध्यान रखना। ये जो समजात गुणसूत्र होते हैं ना, एक पिता का और एक माता का, इन दोनों को बोलते हैं समजात गुणसूत्र। वो आपस में क्या बना लेते हैं, जोड़े बना लेते हैं। ये जोड़ा बना लिया ना, ये पूछा जाता है कि समजात गुणसूत्र आपस में जोड़ा किस अवस्था में बनाते हैं, जाइगोटीन के अंदर बनाते हैं, ध्यान रखना। और इस जोड़े बनाने को कहते हैं सिनेप्सिन। क्या कहते हैं, सिनेप्सिन कहा जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, सिनेप्सिन कहा जाता है, ध्यान रखना। और जाइगोटीन अवस्था में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वो बाईवेलेंट के रूप में पाए जाते हैं। तो ये इस तरीके से जोड़ा बना लिया, समजात गुणसूत्र जोड़ा इसमें बना लिया। इस प्रक्रिया को, जोड़ा बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, सिनेप्सिन कहते हैं, आकर्षण। चलो, जाइगोटीन के बाद में आते हैं पेक्टिन। क्या आती है, पेक्टिन इंपॉर्टेंट है। जीन विनिमय सीधा ही पूछा जाता है कि जीन विनिमय किस अवस्था में होता है, तो आप कहोगे पेक्टिन के अंदर होता है, ध्यान रखना। इसके अंदर क्या होता है, इसमें जो ये एक गुणसूत्र है ना, 4 गुणसूत्रों के बारे में पढ़ रहे हैं। एक गुणसूत्र है ना, वो टेट्रावेलेंट के रूप में देखने लगता है। ये 2 थे पहले ये सीधा एक था, फिर दूसरी अवस्था में ये डाइवेलेंट के रूप में, उसके बाद में टेट्रावेलेंट के रूप में। इस तरीके से 4 क्रोमेटिड बन जाते हैं इनके, टेट्रावेलेंट के रूप में दिखने लग जाता है एक तो। ठीक है, इसमें जीन विनिमय होती है। जीन विनिमय का मतलब हो गया कि गुणसूत्र आपस में क्या होते हैं, आकर्षण इतना ज्यादा आ जाता है कि एकदम ये पास आ जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर लिपट जाते हैं ये। ठीक है, ये एक दूसरे के ऊपर लिपट गए, यहाँ भी ये नीचे एक दूसरे के ऊपर क्या हो गए, लिपट गए। अभी तक केंद्रक झिल्ली विलुप्त नहीं हुई है, न केंद्रिका विलुप्त हुई है। आकर्षण इससे भी अधिक हो जाता है। गुणसूत्रों का लिपटना जीन विनिमय कहलाता है। क्रॉसिंग ओवर इंपॉर्टेंट है भी, ध्यान रखना। ठीक है, यहां हो गया क्रॉसिंग ओवर। अब क्या होगा भी, इस तरीके से ये मुझे बताओ, इस तरीके से ये लिपट जाते हैं ना, फिर क्या होगा, ये एक दूसरे में आकर्षण कम होगा। आकर्षण कम होगा तो दूरी प्रतिकर्षण अधिक होगा। प्रतिकर्षण अधिक होगा तो ये एक दूसरे को, ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, तो ये अक्ष आकार की आकृति बनेगी। आगे वाले में देखो, डिप्लोटीन के अंदर अक्ष आकार की आकृति बनेगी। आकर्षण कम होगा और सिनेप्टिमल मिश्रण का विघटन होगा। सिनेप्टिमल मिश्रण का विघटन होना शुरू हो जाएगा। तो सिनेप्सिन की प्रक्रिया हुई थी ना, उसका क्या होगा, सिनेप्टिमल मिश्रण है ना, उसका विघटन होगा। ठीक है, ये दूर दूर जाएंगे आपस में और उपांति भवन प्रारंभ हो जाएगा। उपांति भवन का मतलब होता है इस गुणसूत्र ये अलग अलग होना, इनमें प्रतिकर्षण बढ़ना, उपांति भवन कहते हैं। उपांति भवन यहाँ प्रारंभ होता है और वहां क्या हो जाता है, उपांति भवन पूर्ण हो जाता है आगे वाली अवस्था में। तो उपांति भवन प्रारंभ होगा और काइजमेटा का निर्माण होगा। काइजमेटा का मतलब होता है कि गुणसूत्र आपस में अक्ष आकार की आकृति बना लेंगे। इस तरीके से आकृति बना लेंगे आपस में ये गुणसूत्र, क्योंकि प्रतिकर्षित होंगे तो इस आकृति बनेगी जिसको बोलते हैं काइजमेटा। तो ये पूछा जा सकता है कि काइजमेटा का निर्माण किस अवस्था में होता है, तो आप ये कहोगे डिप्लोटिन के अंदर होता है। ठीक है,
नेप्टिनिमल मिश्रण का विघटन किस अवस्था में होता है? तो डिप्लोटिन के अंदर होता है। उपांति भवन प्रारंभ यहाँ होता है, पूर्ण आगे होता है। उपांति भवन है ना, वो यही होता है काइजमेटा, तो अक्ष आकार की आकृति बना लेता है। उपांति भवन का मतलब होता है ये एक दूसरे से क्या हो रहे हैं? अलग हो रहे हैं। ठीक है। डिप्लोटिन। डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस, अभी तक हम प्रोफेज फेस्ट की उपावस्था पढ़ रहे हैं। डाइकाइनेसिस में क्या होता है? देखो ये अलग होंगे ना, तो इसका देखो भी, इस माता वाले का जो कुछ भाग है वो इसके अंदर चला जाएगा और पिता वाला का कुछ भाग इस गुणसूत्र के अंदर चला जाएगा। ये जीन विनिमय के कारण हुआ है। ठीक है, तो इसका कुछ भाग यहाँ टूट कर चला गया, इसका कुछ भाग यहाँ टूट कर आ गया। ठीक है, तो इसी तरीके से ये 4 गुणसूत्र चल रहे हैं। उपांति भवन पूर्ण हो जाएगा। यहाँ पर केंद्रक झिल्ली, ये धीरे धीरे केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका क्या हो जाएगी? विलुप्त हो जाएगी। और कुछ अंतःपरद्रव्य जालिका और गोल्जिका वो भी क्या हो जाएंगी दोस्तों? विलुप्त हो जाएंगी। तो ये 5 उप अवस्थाएं प्रोफेज फेस्ट की। ठीक है, लता जरा पानी दे दे। लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पेक्टिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस। ठीक है, ये याद हो गई होंगी, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका एक बार। इसके बाद में चलो एक बार मैं आपको समझा देता हूं। प्रोफेज फेस्ट अवस्था यही है भी, प्रोफेज फेस्ट। ठीक है, प्रोफेज असूत्री विभाजन फेस्ट पढ़ रहे हैं, उसमें प्रोफेज फेस्ट की हमने अलग अलग पढ़ ली 5 उपअवस्था। उसके अंदर लास्ट में ये होता है भी, केंद्रक झिल्ली क्या हो गई? इसके अंदर ये जो कोशिका है उसके अंदर केंद्रक झिल्ली दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही ना? केंद्रक झिल्ली विलुप्त हो जाती है और केंद्रिका भी विलुप्त हो जाती है प्रोफेज फेस्ट अवस्था के अंदर। और ये इस तरीके से ये गुणसूत्र हैं वो कोशिका द्रव्य में घूम रहे हैं। अब देखते हैं तो इसके अंदर क्या होता है। प्रोफेज फेस्ट के बाद में, वहां प्रोफेज के बाद में मेटाफेज आई थी, उसमें क्या हुआ था? अभी तर्कु रेशों का निर्माण शुरू हुआ था मेटाफेज फेस्ट के अंदर। वही सेम है भी, यहाँ भी तर्कु रेशे बनना क्या होंगे? शुरू होंगे। तर्कु रेशों का बनना शुरू होगा और ये जो इस तरीके से तर्कु रेशे बन जाएंगे। ठीक है, के बाद में तर्कु रेशे बनेंगे तो ये ध्यान रखना, ये बीच में आ जाएंगे। जो गुणसूत्र होते हैं ना, गुणसूत्र वो बीच में पट्टिका बना लेंगे। गुणसूत्र बीच में आ जाएंगे, उसी के समान बीच में आ जाएंगे और एक पट्टिका के रूप में इस तरीके से एक पट्टिका बना लेंगे। ठीक है, ये पट्टिका बना रखिए। मेटाफेज वैसे ही सेम। उसके बाद में इन्नाफेज। इन्नाफेज में थोड़ा सा परिवर्तन है भी। वहां इन्नाफेज के अंदर हमने क्या पढ़ा था दोस्तों, मुझे बताओ। इन्नाफेज के अंदर हमने ये पढ़ा था कि सेंट्रोमियर है ना, वो टूट कर क्या चला जाता है? सेंट्रोमियर का क्या होता है? वहां विभाजन होता है, टूट कर जाते हैं ना वे तर्कु की ओर। तो यहाँ ध्यान रखना, इन गुणसूत्रों का, ये गुणसूत्र इधर ऊपर की ओर खींचेगा, ये इसको ऊपर की ओर खींचेगा, ये नीचे की ओर, ये नीचे की ओर। सेंट्रोमियर मुझे बताओ, ये होता है भी, ये गुणसूत्र होता है, इसका बीच का ये होता है सेंट्रोमियर। तो इस एनाफेज अवस्था में सेंट्रोमियर का विभाजन, सेंट्रोमियर का विभाजन क्या नहीं होता है? विभाजन नहीं होता है, ये ध्यान रखना। पूरा का पूरा गुणसूत्र ऊपर की ओर जाएगा, आधा क्या जाएगा? ये 2 नीचे की ओर जाएंगे, 2 ऊपर की ओर जाएंगे। और यही भाग है इसका जो सेंट्रोमियर है ना, वो तो होगा इसके ध्रुव की ओर, और उसके जो भाग है ना और किरे हैं वो क्या होंगे? बीच की ओर होंगे। ठीक है, मध्य भाग की ओर होंगे। ठीक है, वही एनाफेज में बस इतना ही अंतर है एनाफेज के अंदर। उसके बाद में टिलोफेज के अंदर वही होगा भी। वो टिलोफेज होती है, वो प्रोफेज की मैंने कहा था एकदम विपरीत होती है। केंद्रक झिल्ली का निर्माण शुरू हो जाता है इस तरीके से, केंद्रक झिल्ली का निर्माण शुरू हो जाता है। ठीक है, और केंद्रिका बननी शुरू हो जाती है टिलोफेज के अंदर, केंद्रिका भी बन जाती है। ठीक है, और अन्य जो कोशिकांग है ना, वो भी कुछ जो कोशिकांग विलुप्त हुए थे वो बन जाते हैं। टिलोफेज फेस्ट के अंदर ये बन जाता है। अब बताओ, तो इस तरीके से ये 2 केंद्रकों का क्या हो गया? विभाजन हो गया। तो प्रोफेज फेस्ट, बेटाफेज, टिलोफेज फेस्ट और एनाफेज और टिलोफेज फेस्ट, उसके अंदर इन पूरी अवस्थाओं के अंदर क्या हो गया? केंद्रक का विभाजन हो गया अर्धसूत्री विभाजन फेस्ट के अंदर। अर्धसूत्री विभाजन फेस्ट पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हमने इंटरफेज के बारे में देख लिया था। उसके बाद में केंद्र का विभाजन की ये अवस्थाएं देख ली। केंद्र का विभाजन के बाद में कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा या नहीं होगा? कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा तो वही 2 विधियां पड़ी थी, उसके अंदर पड़ी थी विदलन और कोशिका पट्टिका विधि। ठीक है, धीरे धीरे पट्टिका बनेगी, अलग अलग 2 कोशिकाएं क्या हो जाएंगी? बन जाएंगी। और जो ये 2 अलग अलग कोशिका बनेंगी ना, ये अलग अलग कोशिका बनेंगी, उनके अंदर केंद्रक बनेगा। ये कोशिकाएं अगुणित कोशिकाएं होंगी, अण्डाणु और शुक्राणु का निर्माण ऐसे ही होता है। अब इनसे आगे जाकर क्या होगा? इनसे आगे जाकर वही होगा, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड शुरू होगा। ये 1 से तो 2 बन गई, अब यहां से शुरू होगा ये n और n अगुणित है ना,
तो इस अगुणित से क्या बनेंगी, 2 अगुणित और बन जाएंगी। टोटल कितनी हो गई, 2 ये हो गई, 2 ये हो गई, तो 4 संतति कोशिकाएं हो गई। ये जो अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होगा, ये मुझे बताओ, ये सेकंड जो होगा ये समसूत्री विभाजन के समान होगा, मतलब गुणसूत्रों की संख्या समान है। मुझे बताओ, यहाँ गुणसूत्र 23 है, यहाँ 23 है, यहाँ एन है, यहाँ एन है, तो यहाँ आगे वाले दोनों के अंदर भी वही सेम होगा, भी एन एन गुणसूत्र होंगे। ठीक है, तो अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होता है ना, वो सेम जो समसूत्री विभाजन होता है उसकी तरह होते हैं, फिर इनका निर्माण होगा। ठीक है, तो इस तरीके से अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट होता है, हो जाएगा। और अब हम इसके संबंधित जो बुक के अंदर जो पॉइंट दे रखे हैं ना, वो पढ़ लेते हैं। बुक के संबंधित पॉइंट दे रखे हैं वो देखते हैं। अर्धसूत्री विभाजन क्या, विदलन वगैरह ये तो कल पढ़ लिया था हमने। ठीक है, वही अर्धसूत्री विभाजन सेकंड में थोड़ा सा बता देता हूँ। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट से मुझे बताओ, एक मात्र कोशिका से कितनी कोशिकाओं का निर्माण हुआ, 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण हुआ। ये लीजिए एक, ये लीजिए दूसरा। ये एन अगुणित है, क्या है ये, अगुणित है। ये भी क्या है, अगुणित है। अब इनसे आगे चलकर देखते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन सेकंड के अंदर आगे जाकर कितनी कोशिकाएं बन जाती हैं, 2 बन जाती हैं। उसी तरीके से यहां चलेंगे तो कितने बन जाएंगे, आगे जाकर यहां भी क्या बन जाएंगी, 2 बन जाएंगी। तो वही सेम जो समसूत्री विभाजन के अंदर पढ़ के आए थे ना, वही अर्धसूत्री विभाजन सेकंड के अंदर पढ़ना है, क्योंकि अगुणित से अगुणित ही कोशिकाओं का निर्माण हुआ है। गुणसूत्रों की संख्या दोनों में क्या है, सेम है। तो अर्धसूत्री विभाजन होता है ना, वो समसूत्री विभाजन जैसा ही होता है, समसूत्री विभाजन जैसा। ये पढ़ा था हमने अर्धसूत्री विभाजन में, ये बन गई एक तो, और एक ये बन गई, क्योंकि आगे जाकर वो गुणसूत्र है वो विभाजित होंगे। 4 गुणसूत्र लेके पढ़े थे ना हमने, 4 गुणसूत्र लिए थे अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के अंदर। तो मुझे बताओ, 2 ऊपर चले जाएंगे, 2 नीचे चले जाएंगे, उनका विभाजन हो जाएगा। तो एक संतति कोशिका के अंदर 2 और दूसरी के अंदर 2 बचेंगे। तो ये 2 को आगे बढ़ाते हैं अर्धसूत्री विभाजन सेकंड के अंदर। तो ये होता है प्रोफेज अवस्था के अंदर, ये होता है केंद्रक झिल्ली, वही होगा सेम तो समसूत्री या अर्धसूत्री प्रोफेज सेकंड के अंदर केंद्रक झिल्ली विलुप्त होगी और केंद्रिका भी धीरे धीरे विलुप्त होगी। ठीक है ना, तारकाय का विभाजन होगा, 2 तारा केंद्र बनेंगे, वो ध्रुवों की ओर जाएंगे। प्रोफेज के बाद में मेटाफेज सेकंड के अंदर वही होगा, अभी तर्कु रेशे का निर्माण हो गया, ये तर्कु रेशे का निर्माण हो गया धीरे धीरे। और जो गुणसूत्र है वो बीच में एक पट्टिका के रूप में आ जाएंगे, गुणसूत्र स्पष्ट हमें दिखाई देंगे, तो इस तरीके से आ जाएंगे ये। है ना, ये अलग अलग भाग ये दिखाने आपके वो उतना जरूरी नहीं है, बस ये तो मैंने दिखा दिया आपके समझ के लिए कि इस तरीके से होता है मेटाफेज सेकंड के अंदर। और फिर एनाफेज के अंदर वही है, भी एनाफेज के अंदर, एनाफेज के अंदर समसूत्री विभाजन जैसा ही होता है ना अर्धसूत्री सेकंड, ये ऊपर की ओर खींचेगा, ये नीचे की ओर खींचेगा, तो ये सेंट्रोमियर का क्या होगा, यहाँ पे सेंट्रोमियर का विभाजन होगा, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये आधा नीचे चला जाएगा एनाफेज के अंदर। ठीक है, और बाद में टीलोफेज के अंदर क्या होगा, धीरे धीरे वही प्रोफेज फर्स्ट की विपरीत उल्टी होती है एकदम, जो टीलोफेज होती है वो। तो इसी तरीके से केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका क्या बन जाएगी, धीरे धीरे ये केंद्रिका बन जाएगी। और जो गुणसूत्र है वो वापस वो क्रोमेटिन या धागेनुमा संरचना का रूप ले लेंगे, तो इस तरीके से बन जाएंगे। और 2 क्या बन जाएगी, अगुणित बन जाएगी, अगुणित कोशिका बन जाएगी 2, और 2 इससे बन जाएंगी भी दूसरी से, और 2 और 2 कितनी हो गई, 4 हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि एक द्विगुणित जो लैंगिक जो कोशिकाएं हैं उनसे 4 अगुणित संतति कोशिकाओं का क्या होता है, निर्माण होता है अर्धसूत्री विभाजन के अंदर। जीन विनिमय होता है वो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के अंदर होता है। जीन विनिमय के कारण आने वाले आगे वाली पीढ़ी के अंदर क्या पाई जाती है, विभिन्नताएं पाई जाती हैं। ठीक है, और जो लैंगिक कोशिकाएं होती हैं, जो लिंग का निर्धारण होता है वो इस अर्धसूत्री विभाजन के कारण ही होता है। मनुष्य के अंदर गुणसूत्र होते हैं ना, वो 46 जो मनेज रहते हैं, यानी कि 46 ही होते हैं, वो इस अर्धसूत्री विभाजन के कारण ही संभव है। अगर अर्धसूत्री विभाजन अगर ना हो और समसूत्री विभाजन हो, तो ध्यान रखना पिता से 46 माता से 46 कितना हो जाए, 46 का दुगुना कर दो, पिता हो जैसी। पर ये जो उसके अर्धसूत्री विभाजन और जो निषेचन होता है ना,
दोनों गुणसूत्रों को मैनेज 46 गुणसूत्र रखने में मदद करते हैं अपनी। जैसे आपको बताऊं मैं आपको, देखो थोड़ा सा समझा देता हूँ। पिता और माता, पिता और माता की बात करते हैं। पिता के अंदर कितने गुणसूत्र होते हैं भी? 46 गुणसूत्र होते हैं, 2n होते हैं। और उनकी माता के अंदर भी 46 होते हैं, कितने होते हैं? 2n होते हैं। ठीक है, अंडाणु और शुक्राणु होते हैं माता के अंदर 46 गुणसूत्र, ठीक है। और माता के अंदर 46, पिता के अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं या नहीं होते रहे? होते हैं। इनके बाद में इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा यहाँ पे। और यहाँ पे भी क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा। मतलब इसके अंदर ये होंगे, अर्धसूत्री विभाजन होगा तो ये होगी युग्मक, युग्मक का जन्म। अर्धसूत्री विभाजन होगा, मनुष्य के 46 गुणसूत्र होते हैं। अर्धसूत्री विभाजन होगा, इसमें कितने बचेंगे? 23 गुणसूत्र इसमें बचेंगे, मतलब n बचेंगे। और इसके अंदर भी कितने बचेंगे? 23 बचेंगे, 23 बचेंगे, मतलब n बचेंगे। ये भी युग्मनज होगा, युग्मक होगा, ये युग्मक होगा। ठीक है, ये भी युग्मक होगा। युग्मक का मतलब हो गया पिता के अंदर इसको शुक्राणु बोल सकते हैं, माता के अंदर क्या बोल सकते हैं? अंडाणु बोल सकते हैं। तो अंडाणु और जो शुक्राणु है, इनका जो निर्माण होता है वो अर्धसूत्री विभाजन के कारण होता है। इनके अंदर 23 गुणसूत्र होते हैं अर्धसूत्री विभाजन के कारण। अर्धसूत्री विभाजन हो गया, इसके बाद में इसमें होगा निषेचन। क्या होगा? निषेचन, फर्टिलाइजेशन होगा, निषेचन होगा। निषेचन होगा तो निषेचन होगा तो 23 माता के और 23 इसके, जो इसका जो बच्चा होगा ना, बच्चा होगा उसके अंदर कितने होंगे टोटल है? वही 46 गुणसूत्र। तो ये जो 46 गुणसूत्र होते हैं ये मनेज रहते हैं, ये रहते हैं ना कि 46 रहते हैं। इनमें दो चीजें आवश्यक हैं, एक तो अर्धसूत्री विभाजन प्लस एक निषेचन। वैसे आपको पता ही है भी, पिता के अंदर कौन कौन से गुणसूत्र होते हैं? एक्स, एक्स महिला के अंदर होते हैं और माता के अंदर होते हैं, और एक्स वाई किसके अंदर होते हैं? पिता के अंदर होते हैं। टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं मनुष्य के अंदर। ये तो आपको पता ही है। टोटल कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र मनुष्य के अंदर, जिसमें से जो 23 जोड़ी कह सकते हैं, मतलब जिसमें 44 गुणसूत्र होते हैं ना, 44 गुणसूत्र वो तो अपने शरीर का निर्माण करते हैं। और जो 2 गुणसूत्र होते हैं ना, 2 गुणसूत्र होते हैं वो लिंग का निर्धारण करते हैं, जो एक्स एक्स और एक्स वाई है। अगर ये तो होते हैं माता के अंदर और ये होते हैं पिता के अंदर। ध्यान रखना, अगर माता का, अगर ये माता के पास तो अक्ष अक्ष ही है भी, पिता के पास एक अक्ष और एक वाई है। पिता अगर वाई दे देगा और यहां से एक्स और वाई आ गया, इसका मतलब है लड़की पैदा होगी, सॉरी लड़का पैदा होगा। अगर पिता ने यहाँ से एक्स दिया और माता ने एक्स दिया तो वहां क्या पैदा होगा? वहां लड़की, सॉरी एक्स एक्स, अगर पिता और माता के एक्स अक्ष अगर आपस में मिले ना तो वहां तो पैदा होगी लड़की, और एक्स और वाई आपस में मिले ना तो वहां पैदा होगा लड़का। तो ध्यान रखना, तो कई बार टूना टाणा और कोई झाड़ा झपटा करावे नहीं, औंकी को नहीं हो भी, ये थोड़ी हो है, ये थोड़ी हो है कि भाई झाड़ा जुड़ा लगाया माता रो अक्ष से पिता रो वाई आपस में मिल जाएगा ना, ये गलत बात है भी। ठीक है, ध्यान रखना। नहीं तो इसके लिए माता जिम्मेदार होती है, पिता जिम्मेदार होता भी। माता की तो 1% ही गलती नहीं होती है, क्योंकि माता के पास तो होते ही एक्स अक्ष है। चलो भी हम थोड़ा सा टॉपिक से न भटके, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि हम अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट जो था वो हमने कंप्लीट कर लिया था। अर्धसूत्री विभाजन सेकंड के बारे में देख रहे थे हम, वो भी मैंने आपको बता दिया था। अब हम थोड़ा सा वो पढ़ेंगे अर्धसूत्री विभाजन सेकंड के बारे में। अब बुक के अंदर दे रखे हैं वो पॉइंट पढ़ेंगे हम। चलो, वो ये आ गया ना, ये देखिए, ये मेटाफेज फर्स्ट मिल गया अपना। ठीक है, प्रोफेज फर्स्ट हमने पढ़ ली थी, 5 उप अवस्था थी वो भी पढ़ ली थी। उसके बाद में मेटाफेज अवस्था, इस प्रावस्था में तर्कु तंतु बन जाते हैं और गुणसूत्र मध्य पट्टिका में दोनों और एक दूसरे पर जमा हो जाते हैं। इस तरीके से दोनों एक दूसरे के ऊपर, इस प्रावस्था में दोनों गुणसूत्रों के गुणसूत्र बिंदु सेंट्रोमियर ध्रुवों की ओर तथा गुणसूत्रों की भुजाएं मध्य पट्टिका की ओर अभिविन्यासित हो जाती है। वही सेम बात उसमें पढ़ी थी, ठीक है ना, मैंने आपको बताया था वही है सेम। ठीक है, इसके बाद में देखो पश्चावस्था एनाफेज, इस प्रावस्था में समसूत्री विभाजन की मध्यावस्था के समान यहाँ सेंट्रोमियर का विभाजन नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट बात है अभी, सेंट्रोमियर का क्या नहीं होता है? विभाजन नहीं होता है। ठीक है, तर्कु तंतु के संकुचन से पूर्ण गुणसूत्र अपने ध्रुवों की ओर गमन करते हैं।
ये मैंने बता दिया कि जो गुणसूत्र होते हैं ना, पूरा का पूरा गुणसूत्र वो अपने ध्रुवों की ओर क्या करता है, गमन करता है। ठीक है, अब ये बात बता रहा हूँ भी मैं, यहाँ आप कंफ्यूज मत, बता देता हूँ। यहाँ पे ये लाइन लिख रखी है ना कि दोनों गुणसूत्रों के गुणसूत्र बिंदु ध्रुवों की ओर तथा गुणसूत्रों की भुजाएं मध्य पट्टिका की ओर अभिविन्यासी होती है। इसका मतलब यही है कि वो गुणसूत्र मध्य पट्टिका में क्या हो जाते हैं, मैंने बता दिया था आपको, वो उसमें आ जाते हैं। ठीक है, और इसमें तर्कोतंतों की ओर पूर्णतः गुणसूत्र अपने ध्रुवों की ओर गमन करता है तथा पश्चावस्था प्रथम के अंत तक प्रत्येक ध्रुव पर गुणसूत्रों का एक एक समूह बन जाता है। इसके बाद में टिलोफेज, इस प्रावस्था में गुणसूत्र अकुंडलित होकर क्रोमेटिन जाल में बदल जाते हैं। वही बात, प्रत्येक ध्रुव पर क्रोमेटिन जाल के चारों ओर केंद्रक झिल्ली केंद्रिका बन जाती है। प्रत्येक ध्रुव पर एक दूसरे पे अगुणित केंद्रक बन जाते हैं। कौन से केंद्रक बनते हैं, अगुणित केंद्रक बन जाते हैं। अंत्यतावस्था में पश्चात मतलब ये टिलोफेज के पश्चात कोशिका द्रव्य विभाजन समसूत्री विभाजन में कोशिका द्रव्य विभाजन की तरह होता है, मैंने बताया था, जिससे एक अगुणित कोशिका से दो अगुणित संतति कोशिका का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। उसके बाद में अर्धसूत्री विभाजन सेकंड शुरू होता है। अर्धसूत्री विभाजन सेकंड दोस्तों शुरू होता है ना, उससे पहले मुझे बताओ, विभाजन शुरू होता है तो यहाँ ये ध्यान रखना कि विभाजन जब शुरू होता है ना, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी। देखो, इस इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, अब टॉपिक अपना कंप्लीट होने वाला है। बस मैं एक दो लाइन और है वो आपको बता देता हूं मैं। चलो देखो, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट कंप्लीट को, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड, जहां भी विभाजन शुरू होता है तो पहले इंटरफेज अवस्था आती है। तो मैं बता देता हूं कि जो इसमें जो अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय होता है ना और अर्धसूत्री विभाजन प्रथम होता है, उसके बीच की अवस्था आती है इंटरफेज, को इंटरकाइनेसिस बोलते हैं। इंटरकाइने इंटरकाइनेसिस, ठीक है। और इसके अंदर मैं आपको बता देता हूं, यहाँ डीएनए का संश्लेषण नहीं होता, डीएनए डबल नहीं होता है, डीएनए की प्रतिकृति का निर्माण नहीं होता है, केवल पहले जो इंटरफेज आई थी ना वहां ही हुआ है। तो इंटरकाइनेसिस याद रखो तो ठीक है, वरना अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय देखो, अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय, माइटोसिस सेकंड। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम के फलस्वरूप बनी दो अगुणित, मैंने बताई थी दो अगुणित बनी थी। देखो अर्धसूत्री विभाजन, ये दो दो जो अगुणित बनी थी ना, इनकी चर्चा हो रही है। दो अगुणित संतति कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन के समान एक और विभाजन होता है जिसे अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय कहते हैं। तो न्यूनकारी नहीं बोला जा सकता क्योंकि इनमें गुणसूत्रों की संख्या सेम ही होती है, कम नहीं होती। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट को बोला जाता है। अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय में प्रत्येक अगुणित संतति कोशिकाओं से दो संतति कोशिकाएं बनती हैं, दो अगुणित संतति कोशिका बनती है। इस प्रकार अर्धसूत्री विभाजन में एक द्विगुणित जनन कोशिका से चार अगुणित संतति कोशिकाएं बनती है। इस विभाजन की पूर्व अवस्था लंबी अवधि की नहीं, आपको ये पूछ लिया जाए कि सबसे लंबी अवधि की होती है ना, वो प्रोफेज फेस्ट होती है। अर्धसूत्री विभाजन का महत्व वही है भी, अर्धसूत्री विभाजन का क्या महत्व है, एक तो गुणसूत्रों को है ना, वो जितने माता के अंदर होते हैं या पिता के अंदर होते हैं उतने उनकी संतान के अंदर होते हैं, वो एकदम सही बनाए रखने का काम करता है। एक लिंग निर्धारण का काम भी यही करता है क्योंकि ये लैंगिक कोशिकाओं के अंदर होता है अर्धसूत्री विभाजन। तो इसके संबंधी देखते हैं। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लैंगिक जनन करने वाले जीवों में, जो जीव लैंगिक जनन करते हैं, ठीक है, लैंगिक जनन करने वाले जीवों की, लैंगिक जनन का मतलब ये हो गया कि लैंगिक जनन होता है, एक अलैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन के अंदर क्या होता है, पिता का जो शुक्राणु और माता का अंडाणु आपस में मिलते हैं और जो युग्मक है ना वो आगे जाकर युग्मनज का निर्माण करते हैं, वहां निषेचन की क्रिया होती है लैंगिक जनन के अंदर। अलैंगिक जनन के अंदर न तो अंडाणु और न शुक्राणु होते और न ही निषेचन की क्रिया होती, न ही जायगोट का निर्माण होता है, ठीक है। तो लैंगिक जनन करने वाले जीवों की कायिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी समान बनी रही, ये ध्यान रखना। कई बार यहाँ कायिक कोशिका नाम आ जाएगा तो आप कंफ्यूज मत हो जाना कि कायिक कोशिका, तो सरों ने ये बताया था कि कायिक कोशिकाओं के अंदर समसूत्री विभाजन होता है, पर ये कह रहा है कि कायिक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या समान बनाए रखने के लिए दो चीजें उत्तरदायी होती है, एक अर्धसूत्री विभाजन होता है और एक निषेचन की क्रिया होती है, ठीक है।
पीढ़ी दर पीढ़ी समान बनी रहती है। अर्धसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था में जीन विनिमय की घटना, आनुवंशिक गुणों में नए नए संयोग बनते हैं। इससे जीवों में आनुवंशिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं जो जैव विविधता का आधार है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो जैविक विविधता का आधार कौन सा विभाजन माना जाता है, तो आप कहोगे अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट माना जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो भी माता पिता के सेम लक्षण होंगे, अगर सेम जो उसका जो पुत्र है उसके अंदर सेम माता पिता के लक्षण होंगे, क्या भी क्या जैव विविधता मिली वहां, क्या जीवों में विविधता हुई? कोई नई विविधता है कि जीन विनिमय होगा, अलग संतान, संतान के लक्षण माता पिता से कुछ अलग होंगे, तो नए उसके अंदर कुछ गुण आएंगे। ठीक है, नए नए संयोग होंगे उसके अंदर, और जैसे जैसे धीरे धीरे जैव विविधता क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो जैव विकास का आधार या जैव विविधता या आनुवंशिक विविधता का जो आधार माना जाता है वो अर्धसूत्री विभाजन को माना जाता है दोस्तों। तो यहाँ अपना टॉपिक ये कंप्लीट होता है, अर्धसूत्री विभाजन। और इससे आगे नया पेज ले लेते हैं, उसमें आप नॉर्मल ध्यान रखना अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन में अंतर क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ कुछ। ठीक है, अर्धसूत्री और समसूत्री विभाजन में अंतर ये आपने पढ़ा है, यहाँ से ही आएंगे कुछ पॉइंट, वो आपको बता देता हूँ। देखो, समसूत्री विभाजन कायी कोशिका में होता है, अर्धसूत्री विभाजन लैंगिक कोशिका में होता है। समसूत्री विभाजन से दो संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है, अर्धसूत्री विभाजन से 4 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या समान बनी रहती है, और अर्धसूत्री विभाजन में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है दोस्तों वो क्या हो जाती है, मात्र कोशिका से आधी हो जाती है। ठीक है, और जीन विनिमय की क्रिया इसके अंदर होती है, अर्धसूत्री विभाजन के अंदर होती है, समसूत्री विभाजन के अंदर नहीं होती है। और गुणसूत्र जोड़ों के रूप में किस में पाए जाते हैं, जोड़ों के रूप में अर्धसूत्री के अंदर पाए जाते हैं। समजात गुणसूत्र जोड़े बनाते हैं वो अर्धसूत्री के अंदर बनाते हैं, समसूत्री के अंदर नहीं बनाते। आनुवंशिक रूप से एक समान कोशिकाएं प्राप्त करने के लिए कौन सा विभाजन आवश्यक है, समसूत्री विभाजन। जैसी कोशिका पहले थी सेम वैसी की वैसी कोशिका बनाना, जैसे मैंने चोट लग गई, अब मैंने बताओ अगर नई कोशिका बनेगी तो भी सेम गुणसूत्र नया होगा, समान एकदम कोशिका नया बनेगी तो दिक्कत को नहीं हो जाएगी, गुणसूत्र की संख्या आधी थोड़ी होगी। ध्यान रखना कि जो आनुवंशिक रूप से एक समान कोशिका प्राप्त करने के लिए ये विभाजन आवश्यक है, और गुणसूत्रों की पीढ़ी दर पीढ़ी समान बने रहे गुणसूत्रों के लिए अर्धसूत्री विभाजन आवश्यक है। ठीक है, और जैव विविधता के लिए अर्धसूत्री विभाजन आवश्यक है, और घाव बढ़ने और नई काई के कोशिकाओं के निर्माण में समसूत्री विभाजन सहायक है। और एक दो पॉइंट जो एनसीईआरटी कक्षा 8 की बुक के अंदर है, 8 की बुक के अंदर दे रखे हैं, एक दो पॉइंट हैं, क्योंकि कोशिका जो हमने पढ़ा था पीछे वो कक्षा 9 की बुक के अंदर से पढ़ा था। कक्षा 8 की बुक के अंदर एक ये ध्यान रखना, जो डब्ल्यूबीसी पढ़ी थी ना हमने, ये आकृति निश्चित नहीं होती, अमीबा आकृति होती है, ये अमीबा के समान इसकी आकृति नहीं। तो ये ध्यान रखना, जो डब्ल्यूबीसी होती है ना उसको ये दे रखा है, ये एकल कोशिका है। क्या है ये? एकल कोशिका है। मुर्गी का अंडा एकल कोशिका दे रखा है उसके अंदर, और ये डब्ल्यूबीसी भी एकल कोशिका है। अमीबा, पैरामीशियम वगैरह वो हमने पढ़े थे एकल कोशिका के अंदर, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और एक इसमें दे रखा है जो जीव द्रव्य पाया जाता है ना, वो केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य को सम्मिलित रूप से जीव द्रव्य कहते हैं। और वो तो मैंने बता दिया, पर जीव द्रव्य जीवित पदार्थ है, ये बताया उन्होंने। क्या है जीवित पदार्थ? जैसे कोशिका भित्ति है ना, वो मर्त है ना, मर्त कोशिकांग है उसी, और कोशिका झिल्ली है वो जीवित है, उसी प्रकार से क्या है, जीवित पदार्थ है। एक एक पॉइंट में दिखा देता हूं मैं आपको। इसके अलावा भी, इसके अलावा और क्या दे रखा है, एक ये दे रखा है कोशिका की साइज फिक्स कितनी होती है। तो ये दे रखा है कि 1 मीटर का 10 लाखवां भाग, 10 लाखवां भाग मतलब माइक्रोमीटर में क्या होती है, 1 माइक्रोमीटर, एक माइक्रोमीटर होती है। 1 मीटर का 10 लाखवां भाग मतलब 1 माइक्रोमीटर होती है लगभग कोशिका की साइज। और जो सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा देखी थी ना, उसकी साइज इसके अंदर दे रखी है 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर। और जो शुतुरमुर्ग के अंदर सबसे बड़ी कोशिका पाई जाती है ना, उसकी साइज दे रखी है 170 mm से लेकर 170 mm से लेकर दे रखा है 130 mm। परीक्षाओं में प्रश्न तो नहीं पूछा जाता, ये थोड़ा सा ध्यान है। वो फिर कहोगे कि सर एक दो पॉइंट आरबीएससी एनसीईआरटी से आपने छुटा दिए, तो मैं ये नहीं चाहता कि एक भी पॉइंट आपको एनसीईआरटी से अलग पढ़ना पड़े जो हमने आपको पढ़ा है वहां से। ठीक है, और एक इसके अंदर ये दे रखा है, अंडे के अंदर जो सफेद पदार्थ पाया जाता है वो एल्ब्यूमिन
होता है, ठीक है। अंडा होता है ना, अंडा, अंडा, अंडा के अंदर एक सफेद पदार्थ पाया जाता है, सफेद पदार्थ, वो एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है। वो क्या होती है? एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है। तो बीच में पीला पदार्थ पाया जाता है, उसको योक बोलते हैं के अंदर। इसके अलावा कोई एक दो पॉइंट और बता देता हूं मैं। एक ट्राडिस्केसिया इलोडिया जो होती है ना, ट्राडिस्केसिया और इलोडिया, ट्राडिस्केसिया इलोडिया या रोहिया बोलते हैं। इनकी जो पत्तियां होती है ना, इनकी पत्तियां होती हैं, पत्तियों को काम में लेकर कोशिका झिल्ली है ना, कोशिका झिल्ली अगर देखना है वो या तो प्याज की झिल्ली में देखो, या इनकी पत्तियों से है ना कोशिका झिल्ली या कोशिका की साइज या कोशिका की संरचना के बारे में देखना होता है तो इनकी पत्तियों को काम में लिया जाता है। थोड़ा सा बुक के अंदर दे रखा था, ट्राडिस्केसिया इलोडिया या रोहिया के पादप की पत्तियों को काम में लिया जाता है। एक सिनोसाइड क्या होता है? भी सिनोसाइड, एक ये ध्यान रखना, जो समसूत्री विभाजन होता है ना, समसूत्री विभाजन होता है, मैं बता देता हूँ, उनमें जो कोशिकाओं की संख्या होती है समसूत्री विभाजन के अंदर, समसूत्री विभाजन के अंदर, समसूत्री विभाजन के अंदर तो कोशिकाओं की संख्या बनती है ना, कोशिकाओं की संख्या वो होती है 2n। क्या होती है? 2n होती है, 2n। ये n क्या है? भी कितनी बार विभाजन हुआ है, मतलब 10 बार विभाजन हुआ है ना, तो उसके अंदर जो कोशिका बनेगी वो 2 की पावर 10 बनेगी, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, भी शॉट ले सकते हो इसका। राइट बोल इसमें सिनोसाइट होता क्या है, ये ध्यान रखना। देखो भी सामान्यतः जो केंद्रक पाया जाता है ना, केंद्रक पाया जाता है कोशिका के अंदर, वो एक ही पाया जाता है, ठीक है। परंतु कुछ कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर बहुकेंद्र पाए जाते हैं, बहुकेंद्र पाए जाते हैं, बहुकेंद्र पाए जाते हैं। उन बहुकेंद्र पाए जाते हैं उन कोशिकाओं को समकोशिका या सिनोसाइट बोला जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। जैसे जो नारियल का भ्रूण होता है ना, नारियल के अंदर जो कोशिका के अंदर जो केंद्रक होते हैं ना, केंद्रक होते हैं, वो केंद्रक के अंदर विभाजन होता है। वैसे सामान्य हम कोशिका विभाजन में जो केंद्र के अंदर विभाजन होता है वो 2 केंद्रकों का निर्माण होता है, पर इसमें क्या होता है कि नारियल के अंदर होता है ना, बहुत सारे केंद्रक बन जाते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार की जो कोशिका होती है ना, बहुकेंद्रित कोशिका होती है, उसको बोलते हैं समकोशिका या सिनोसाइट बोलते हैं। बस इसी के साथ अपना टॉपिक बहुत बढ़िया तरीके से पूरा हुआ है दोस्तों। कोशिका टॉपिक जो मैंने पढ़ाया है आपको, इसके अलावा आपको एक पॉइंट भी कहीं से देखने की आवश्यकता नहीं है। इसके संबंधित सारे क्वेश्चन मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। 3-4 क्लासों में इनको कोशिका टॉपिक को पूरा करने की मैंने कोशिश की है। इतना तो लगेगा भी, कोशिका की क्लास आप देखोगे तो 15-15, 20-20 क्लासें मिलेंगी आपको, मैटर सेम यही मिलेगा, इससे भी घटिया मैटर मिल सकता है आपको, क्योंकि मैंने एक एक लाइन आपको एनसीईआरटी बुक से करवाई है। तो इसके संबंधित जितने भी प्रश्न आए हुए हैं वो करवा दूंगा। इसके अलावा एक अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आप मुझे अगर एक्स्ट्रा मिला तो मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा। और इसके अलावा कुछ आपको देखने को, कोई भी एग्जाम दे लेना, भी रिट का देना, राजस्थान पुलिस को दे लियो, दिल्ली पुलिस को दे लियो, पशु परिचय को दे लियो, ठीक है। पेपर एनसीईआरटी करवाई हुई है भी, यहाँ से तो क्वेश्चन ही जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन आएगा वो यहाँ से आएगा, ठीक है। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।